नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संसद के दूसरे पार्ट के बारे में यानी कि लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, जो कि संसद का एक प्रमुख भाग है। और वैसे ही जैसे कि हमने जिक्र किया था कि भाई संसद के 3 प्रमुख भाग हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। प्यारे दोस्तों, जिसने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो देख ले, उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखें। इससे क्या हो जाएगा कि आपके लिए वीडियो बहुत आसान हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले थोड़ी सी और बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी की थी कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय विधायिका होती है, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो हमने सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने किया था। ये हमने अच्छे से कर लिया था। और इसका जो जिक्र किया गया है दोस्तों, वो आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79, संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि एक होता है इसका राज्यसभा, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको संसद का उच्च सदन बोला जाता है, यानी कि स्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है, ये उच्च सदन है, उच्च सदन, या हम इसको स्थायी सदन भी बोल सकते हैं। स्थायी सदन किसका है? ये संसद का। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, वो भी इसका प्रमुख भाग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निम्न सदन। और जैसे ये स्थायी है उसी प्रकार से ये अस्थायी है, अस्थायी सदन। और एक तीसरा प्रमुख भाग होता है दोस्तों इसका संसद का राष्ट्रपति। इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? इन तीनों के सम्मिलित रूप को बोला जाता है संसद। ठीक है, और जैसे ये संसद 79 में है तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और ये 81 में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में, हमारे संविधान में अपनाई गई है, वो ब्रिटिश देश के संविधान से ली गई है। ये भी आप अच्छे से जानते हो। ये हमने सोर्स कर रखे कि भाई हमारे संविधान के जितनी भी चीज़ें ली गई हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं। ये वीडियो भी हमने कर रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो अच्छे से कर लेना। तो प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, जैसे कि एक पहला ये उठता है कि भाई इसके अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम पहले हम जानेंगे कि भाई लोकसभा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। तो इसको, ठीक है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संसद का निम्न सदन। क्या बोला जाता है? संसद का निम्न सदन। निम्न सदन है और इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है। इसको जनता का सदन भी बोला जाता है। जनता का सदन, जनता का सदन इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधित्व का डायरेक्ट रूप से चुनाव करती है। फिर हम इसको, जनता का सदन हो गया, ठीक है, इस नाम से जानते हैं इसको। इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। लोकप्रिय तो समझ सकते हो दोस्तों आप कि लोकप्रिय सदन इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इसमें जो जनता है वो अपने लोकप्रिय नेता को ही चुनती है, अपने लोकप्रिय प्रतिनिधित्व को ही चुनती है। तो ये निम्नलिखित नाम इनको किसको दिए गए हैं? लोकसभा को दिए गए हैं प्यारे दोस्तों। अब और कुछ देख लेते हैं इसमें क्या है। सीटों की संरचना। अब लोकसभा में किस प्रकार से सीटें बटी हुई हैं वो हमने देखनी है। तो सीटों की संरचना क्या है, यानी कि सीटों की संरचना वो किस प्रकार से बटी हुई है। तो अधिकतम जो इसमें सीटें हो सकती हैं दोस्तों, वो हो सकती है 552। अधिकतम कितनी है? 552। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी 552। कितनी हो सकती है? 552। तो अधिकतम सीटें तो इतनी हो सकती है। ठीक है, चलो इसको ऐसे समझो और अच्छे से। अधिकतम सीटें जो होंगी हमारी वो होंगी 552। 552 अधिकतम सीटें होंगी दोस्तों। ठीक है, उसमें से जो दो सीटें जो चुनेगा वो राष्ट्रपति चुनेगा। उसमें तो 12 मनोनीत कर सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ही 2 चुन लेगा, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, नॉमिनेट कर सकता है, ऐसी शक्ति इसके पास है। लेकिन उसके लिए क्या है? राष्ट्रपति के पास नाम, शक्तियाँ तो सारी शक्तियाँ इसी के पास है, लेकिन
नाम मात्र की शक्तियाँ, कहने को शक्तियाँ हैं। ये जो भी काम करेगा वो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर करेगा। ठीक है, तो ये अगर इसको दो जो एंग्लो इंडियन जो इसने चुनने हैं, ये दो सदस्य जो चुनने हैं, जिनको आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग बोल सकते हैं या एंग्लो इंडियन बोल सकते हैं इनको। पहले तो ये समझो एंग्लो इंडियन क्या होता है। ऐसे इंडियन जिनके जो माता पिता, जिनके फादर या ग्रैंड फादर अंग्रेज थे और उन्होंने किसी इंडियन महिला से शादी की थी। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि भाई SCPD जिनके माँ बाप कुछ इस हिसाब से रहे हों कि उनके जो फादर या ग्रैंड फादर क्या रहे हो, अंग्रेज रहे हो, और उनकी माता क्या रही हो, इंडियन रही हो, तो ऐसे सदस्यों को एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया गया है। और किस आर्टिकल में दिया गया है? 331 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल संविधान में 331 आर्टिकल में एंग्लो इंडियन की ये जो 2 सीटें हैं ना, ये उसमें जिक्र की गई है। ठीक है, और 366 में इनका क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। किसका? एंग्लो भारतीय, ये जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन है उनका 366 में क्या किया गया है? जिक्र किया गया। यहाँ इसमें तो इसकी परिभाषा दी गई है और यहाँ पर इन सीटों का जिक्र है। तो ये 2 हैं, यहाँ पर तो सीटों का जिक्र है और यहाँ पर इसकी एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अब 2 उसने चुन लिए तो 550 कौन से हो जाएंगे? तो 550 ऐसे हो जाएंगे जो राज्य से और यूटी से चुनकर आएंगे। राज्य से और यूटी से चुनकर कैसे आएंगे? तो भाई राज्य से और यूटी से चुन के आएंगे। 530 तो चुन के आएंगे किससे? राज्य से। और 20 किससे चुन के आएंगे दोस्तों? 20 चुन के आएंगे हमारे यूटी से। ये तो यूटी से चुन के आएंगे और ये राज्य से चुन के आएंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है, अधिकतम संख्या जो होगी वो 552 हो सकती है। इन 552 में से जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है। और ये 2 सदस्य विशेष होंगे क्योंकि ये एंग्लो इंडियन होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे। ऐसे भारतीय जिनके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से रहे होंगे कि उनके फादर या उनके ग्रैंड फादर उनमें से कोई अंग्रेज हो और उन्होंने जो विवाह किया वो किसी भारतीय महिला से किया। तो ऐसे मतलब किसी एक अंग्रेज ने किसी एक भारतीय महिला से शादी कर ली तो उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन जो कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने जान लेना। तो आर्टिकल 331 और 366 में इनका जिक्र है। 331 में ये जो 2 सीटें हैं उनके बारे में जिक्र है और 366 में इनकी जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इसकी परिभाषा दी गई है कि कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर 552 में से 2 चले गए तो 550 बच गए। ये 550 कहाँ से आएंगे? जिन्हें हम डायरेक्ट रूप से चुनेंगे। ठीक है, जो हम चुनकर भेजेंगे किसमें? लोकसभा में। 530 तो राज्य से जाएंगे और 20 जाएंगे यूटी से। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्योंकि कुछ हिस्सा हमारा जो कुछ हिस्सा है वो कहाँ पर है? हमारा कुछ हिस्सा POK में गया हुआ है। ठीक है ना, POK में गया हुआ है प्यारे दोस्तों, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, जो आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी अभी जो वर्तमान में जो सीटें हैं ना वो 545 है। कितनी है? 545। तो 545 सीटें हैं दोस्तों, उसमें से 2 सीटें तो कौन ले गया? 2 सीटें तो यही है भाई, राष्ट्रपति के ही पास है, एंग्लो इंडियन वाली। ठीक है, अब जो बची इसमें 543 सीटें। ठीक है, 543 सीटें जो होंगी दोस्तों, 543 सीटें जो आएंगी अपनी, ठीक है, वो आएंगी राज्य से और यूटी से। राज्य से उतनी ही रहने वाली है। राज्य से कितनी रहने वाली है? 530 की 30 ही रहने वाली है। अब ये जो 7 कम हुई थी ना, यहाँ से 7 कम हुई थी, वो यहाँ किस में कम हो जाएंगी दोस्तों? वो यहाँ पर कम हो जाएंगी हमारी यूटी से। तो 13 बच जाएंगी। ये इनको जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा। ये डायग्राम शायद आपको नहीं समझ में आया है तो ध्यान से समझो, कुछ ऐसे नहीं समझना है। देखो अधिकतम हो सकती है इतनी, 2 अधिकतम होंगी तो क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई 2 तो राष्ट्रपति चुन सकता है, मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियन होने चाहिए। अब 2 यहाँ चलेगी तो 550 बच गई। अब 550 जिन्हें हम डायरेक्ट रूप से चुनेंगे, ठीक है, राज्य से और यूटी से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, राज्य से 530 होंगी और 20 जो बच जाएंगी वो यूटी से। ये तो तब है जब अधिकतम संख्या होगी,
लेकिन ये अधिकतम संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो भारत का कुछ हिस्सा है जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाई कश्मीर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, तो वो हिस्सा ना होने की वजह से अभी हमारे पास जो वर्तमान में सीटें हैं वो कितनी है, 545 है। तो 7 सीटें घट गई यहाँ से, वो 7 सीटें सिर्फ यहाँ से घटानी है जो 20 था, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 545 सीटें थी, 2 किसने मनोनीत कर दी, राष्ट्रपति ने कर दी। अब मनोनीत करने के बाद अब 545 में से 2 गई तो कितनी बची, 543। ये वो है जो हम डायरेक्ट रूप से अपना चुनाव करेंगे। ठीक है, इनका चुनाव करेंगे, लोकसभा में भेजेंगे। तो ये हो जाएंगी 543 में से जो राज्य से हैं 530 वो तो फिक्स है, वो तो इतनी आएंगी, और 13 जो हो जाएंगी क्योंकि 7 यहाँ कम होगी थी ना, तो वो यूटी से कम हो जाएंगी, यहाँ पर रह जाएंगी 13। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंग्लो इंडियन को ध्यान रखना है, 331 में 2 सीटों का जिक्र किया गया। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों चुनाव प्रक्रिया। अब इसकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने देखा था कि जो राज्यसभा में जो चुनाव होता था वो क्या होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम उनको डायरेक्टली नहीं चुन सकते थे, बल्कि जो हम चुनते थे, जिनको हम चुनते थे विधानसभा, तो वो विधानसभा द्वारा क्या किया जाता था, उनका चुनाव किया जाता था और फिर उनको राज्यसभा में भेजा जाता था। लेकिन हम यहाँ पर क्या थे, हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया क्या होगी कि प्रत्यक्ष रूप से जिस भी भारतीय की उम्र, ठीक है, 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष है, वो वोट कर सकता है, अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। ठीक है, तो हम अपने नेता को चुनते हैं इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि खुद वोट देकर, प्रत्यक्ष का मतलब खुद वोट देकर इनको चुनते हैं और लोकसभा में भेजते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि वोट देकर चुनते हैं। और उम्र कितनी है दोस्तों वोट देने के लिए, उम्र है वो है 18 वर्ष। ठीक है ना। एक आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन जो कि आया था 1989 में। ठीक है, इसके तहत जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई थी। प्यारे दोस्तों, ये संविधान संशोधन मैं करवा चुका हूँ। हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसके तहत मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष मानी जाती थी, अब 18 वर्ष का व्यक्ति भी क्या कर सकता था, मत दे सकता था, यानी कि वोट दे सकता था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान, 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वोट देकर। ठीक है, वोट देकर हम अपने नेता को चुनते हैं और उन्हें कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए दोस्तों, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे बहुत सारी तो वही आ जाएंगी जो राज्यसभा में थी, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो, पहली बात तो ये हमें पता है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें भी थी ये बात, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए भी यही है। अब न्यूनतम आयु उसमें कितनी थी दोस्तों, न्यूनतम आयु थी उसमें 30 वर्ष, इसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितनी है इसमें, 25 वर्ष है। तो इसमें लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। सेम वही आ जाएगा दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट जॉब पर लाभ ना ले रहा हो। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। न्यूनतम आयु आपने याद रखनी कि 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। आगे अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। कार्यकाल जो इसमें लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कार्यकाल उनका जो होगा दोस्तों वो 5 वर्ष का होगा। राज्यसभा में कितना था, राज्यसभा में था 6 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सदस्य चुना जाएगा तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 वर्ष के लिए ही चुना जाए। अगर सरकार मतलब अपना विश्वास खो देती है, या भाई अपने जो उन्होंने जैसे सरकार बनाई थी, अगर उससे क्या हो जाता है कि मंत्री बगावत कर देते हैं या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सरकार टूटने की कगार पर आ जाती है, तो ये 5 वर्ष से पहले भी क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है।
अब मान लो भी सरकार टूट रही है तो वो 5 वर्ष से पहले भी टूट सकती है। वैसे तो इनका नॉर्मल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन इससे पहले भी विघटित हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। और आपको पता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 85, ठीक है ना, इसमें क्या है, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी बोला जाता है। अस्थायी का मतलब देखो राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती है, इनको क्या है कि इसमें जो है सरकार टूट भी सकती है और 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो लोकसभा का विघटन हो सकता है आर्टिकल 85 में। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कर सकता है, लोकसभा को यहाँ पर भंग कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखोगे आप, आगे देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्यारे दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इनको चुनने का काम कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के सदस्य करेंगे। लोकसभा के सदस्य ही इनको क्या करेंगे, चुनेंगे। लोकसभा के सदस्य ही किनको चुनेंगे भाई, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे तो वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और ये देना चाहे तो ये किसको देगा, इसको देगा। ठीक है, अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। और प्यारे दोस्तों जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा में क्या था कि भाई वहाँ पर तो एक सभापति था और एक उपसभापति था। यहाँ पर क्या है कि अगर इनको इस्तीफा देना पड़े, यहाँ तो हमने समझ लिया कि भाई आपस में इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सभापति कौन बनता था, उपराष्ट्रपति बनता था। तो ये नहीं था कि ये इसको दे सकता था, ऐसे नहीं होगा, ये इसको नहीं दे सकता। अगर ये इस्तीफा देना चाहे सभापति तो उपसभापति को नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि सभापति कौन होता था, उपराष्ट्रपति होता था, और उपराष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो उसको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। लेकिन अगर उपसभापति अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो सभापति को देगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, और जो अध्यक्ष है आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करेंगे लोकसभा के सदस्य ही अपनों में से करेंगे। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। इसकी अनुपस्थिति में ये काम करेगा। अगर ये दोनों अनुपस्थित है तो फिर तो राष्ट्रपति इनमें से लोकसभा के अन्य सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति कर देंगे। जब तक ये नहीं आते इनमें से कोई मतलब इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं होता तब तक राष्ट्रपति किसी और का चुनाव कर सकता है अध्यक्ष और उसके बीच में। प्यारे दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो राष्ट्रपति 108 के तहत, ठीक है ना, 108 के तहत भाई संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो ध्यान रखना है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और एक बात ध्यान रखो, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इस बात को ध्यान रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा लोकसभा अध्यक्ष। इस बात को भी आपने ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे दोस्तों आता है मंत्रिपरिषद। आपको मंत्रिपरिषद पता होना चाहिए। देखो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति होते हैं।
ठीक है, ध्यान से सुनो दोस्तों। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब मंत्री परिषद क्या होते हैं? इसी को सरकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को सरकार बोला जाता है, जिनको हम चुनते हैं। जिसमें क्या आते हैं? जिसमें आते हैं भाई इसका जो अध्यक्ष होगा वो तो कौन होगा? जो बड़ा होगा, मतलब मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो तो कौन होगा? इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो तो प्रधानमंत्री होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा, मैं लोकसभा का अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा दोस्तों? वो होगा आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और आपने ये याद रखना है दोस्तों कि और इसमें और कौन आएंगे? मंत्री परिषद जिसको सरकार बोला जाता है उसमें एक तो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और इसमें हो गए कैबिनेट मंत्री हो गए। ठीक है, और मंत्री आ जाएंगे, अन्य मंत्री। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जिन मंत्रियों को हम चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रूप से। तो जो प्रधानमंत्री भी होता है ना, उसका चुनाव भी आप समझ सकते हो कि भाई लोकसभा के थ्रू ही होता है। तो आपको इस लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसी के थ्रू प्रधानमंत्री चुना जाता है। कभी भी राज्यसभा के द्वारा या राज्यसभा के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते हैं। लोकसभा के सदस्य का जो हम चुनाव करते हैं उसी के माध्यम से हमारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे आपको याद रखना है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? पहली बात तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली बात तो ये अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में पेश किया जाता है। एक सत्र में केवल एक बार पेश किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। एक सत्र में एक बार पेश किया जाता है और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये जो विपक्ष के नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है या विपक्ष होता है, उसके द्वारा सरकार को कमज़ोर बनाने के लिए या सरकार को हटाने के लिए ये प्रयास किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये जो सरकार है संवैधानिक रूप से सरकार चलाने में असमर्थ है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में ही सबसे पहले लाया जाता है। ये केवल और केवल लोकसभा में एक स्तर में केवल एक ही बार लाया जा सकता है ये। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति लिखित में सूचना देगा, एक व्यक्ति लिखित में देगा और कम से कम 50 व्यक्तियों के, कम से कम 50 सदस्यों के उसको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे और तब ये आप प्रस्ताव जो है पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अमूमन ऐसा होता नहीं है, मतलब अगर हो जाए तो ये देखो। फिर इससे क्वेश्चन और आता है कि बताओ विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में आपने सुना होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास जो है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि भाई ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था? तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पारित हो गया था। तो आपने ध्यान रखना, एक व्यक्ति क्या करेगा? लिखित में सूचना देगा और 50 व्यक्तियों को, 50 सदस्यों को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तब जाके उस पर आगे देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। तो ऐसे आपने याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कोरम क्या होता है। अब कोरम जिसको हम गणपूर्ति भी बोलते हैं, तो प्यारे दोस्तों कोरम बोला जाता है कि भाई एक सदन को चलाने के लिए, ठीक है ना, एक सदन को चलाने के लिए जितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है वो टोटल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि कोरम यानी कि गणपूर्ति, ये ध्यान रखना है, दोनों ही सदन चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो क्या होना चाहिए? उनके सदस्य का 1/10 होना चाहिए। 1/10 यानी कि तभी, जैसे मान लो भाई किसी भी सदन में जो सदस्यों की उपस्थित जो प्रेजेंट होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, वो 1/10 होनी चाहिए। तो कोरम का मतलब है कि भाई जैसे मान लो ये सभा है, इसमें जो टोटल सदस्य हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, उनका 1/10
ठीक है, जैसे मान लो भाई 545 है तो 545 का 1/10, ठीक है ना, लगभग 55 होने चाहिए। 250 है तो 250 का 1/10। राज्यसभा की बात करें, इसकी बात करें तो इस तरह से। मैं कहने का अर्थ है कि भाई कोरम और गणपूर्ति का मतलब है कि इतनी संख्या होनी चाहिए, जितनी टोटल संख्या है उसका 1/10 उपस्थित होने चाहिए, तभी वो मतलब क्या है, सदन आगे चलेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी संख्या तो होनी चाहिए भाई, तभी चलेगी, आगे कार्रवाई होगी। अब आगे आता है 2 बैठकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए दोस्तों। तो 2 बैठकों के बीच, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच या राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा की बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो तो उनकी 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखोगे। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था मैंने बताया था दोस्तों, संयुक्त, ये मैंने बता भी दिया भाई, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, इसको बुलाने का काम तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम जो करेगा, बुलाने का काम करेगा राष्ट्रपति। 108 आर्टिकल, ये ध्यान रख लेना भाई, बुलाने का काम तो करेगा राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा इसका लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष। भाई संयुक्त अधिवेशन जो 108 आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है, इसको बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे मैंने आपको बताया है ना, ये बात छूट गई थी कि भाई पहले जो, अभी तो जो टोटल अधिकतम सीटें हैं वो कितनी है, 552 है। अभी अधिकतम जो सीटों की संख्या वो कितनी है, अधिकतम है इतनी, अधिकतम सीटें तो इतनी है, लेकिन वर्तमान में मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 545 है। कितनी है, 545 है, ठीक है, 545 आपने ध्यान रखना। जब संविधान बना था ना, जब संविधान बना था तो उस समय केवल और केवल 500 ही संख्या थी, मतलब उस समय 500 निर्धारित की गई, निर्धारित नहीं मतलब 500 ही थी उसके अंदर। फिर ये 525 हुई और फिर 31वां संविधान संशोधन आया, 31वां संविधान संशोधन जो कि आया 1973 में, 1973 में, ठीक है। इसके तहत 525 से क्या कर दी गई, 525 से 545 इनकी संख्या कर दी गई। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने बताया ना वर्तमान में 545 है, पीओके भाई हमारे उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। जब पीओके आ जाएगा तो फिर हमारी 552 हो जाएंगी टोटल, ठीक है। तो ये 545, पहले तो स्टार्टिंग में 500 ही थी जब संविधान बना, ठीक है। फिर ये बढ़ते 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 525 आ गया, फिर एक 31वां संविधान संशोधन आया 1973 में। इसके तहत 525 से कितनी होगी, 545 होगी इनकी संख्या, किनकी, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, 545 होगी। ये बातें भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष, इससे पहले एक बात जानो दोस्तों, मैंने बताया है कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा का कार्यकाल जो है वो मैंने बताया 5 वर्ष का होता है, और मैंने बताया कि ये 5 वर्ष से पहले भी ख़त्म हो सकता है कार्यकाल, अगर सरकार गिर जाए तो, ठीक है। मैंने ऐसे भी बताया था दोस्तों। एक दोस्तों आपने ये बात ध्यान रखनी है कि भाई एक 42वां संविधान संशोधन आया था, 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको याद हो तो मैंने बताया भी था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था दोस्तों, ये जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, आपको याद रखना, लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है। तो भाई इसके तहत ठीक है, लोकसभा व विधानसभा इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, अपनी सरकार को बचाने के लिए,
किसने? इंदिरा गांधी ने। भैया आपने देखा होगा इंदिरा गांधी ने कर दिया था उस समय, ठीक है, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत लोकसभा विधानसभा इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। वो तो और भी बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, मतलब भाई उनकी सरकार बनी रही। लेकिन 1978 में वापस 1978 में, ठीक है, फिर 44वां संविधान संशोधन लाया गया और पहली बार हमारे देश में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था बुरी तरह से। और हमारे देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी और मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और 1978 में वापस से इसको 6 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जो हमारे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, उन्होंने वापस इसको 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर आपसे पूछा जाए पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। तो मीरा कुमारी थी भाई, ध्यान रखना है दोस्तों, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष। अगर महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष जो कौन थी वो थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनमें सबसे पहले यही बने थे, जी.वी. मावलंकर। लेडीज़ की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले मीरा कुमारी बनी थी, आपने ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये पहले ऐसे थे जिनकी मृत्यु लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए होगी थी, ठीक है, मतलब अपने पद पर ही थे, लोकसभा अध्यक्ष ही थे और इनकी मृत्यु हो गई थी अपने पद पर रहते हुए। जी.वी. मावलंकर पहले ऐसे अध्यक्ष थे ये लोकसभा के। और दोस्तों आपने एक और बात याद रखनी है कि इनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाया गया था इनको हटाने के लिए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, ठीक है। और बहुत बड़ी हस्ती थे ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो हैं आज वर्तमान में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। उससे पहले पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन, इससे पहले सुमित्रा महाजन किससे पहले थे? आज करंट में तो ये हैं, इससे पहले वाले सुमित्रा महाजन थे, ठीक है। और सबसे पहले थे जी.वी. मावलंकर। लेडीज में पूछे तो मीरा कुमारी थे, ठीक है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है दोस्तों 20, ये आपने ध्यान रखना। तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित यानी कि मौखिक रूप से जिनका जवाब देना होता है, जिन प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऐसे प्रश्न 20 हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है और उन प्रश्नों के ऊपर और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न बोला जाता है। और ऐसे प्रश्न टोटल 20 पूछे जा सकते हैं एक दिन के अंदर, तो ऐसे आपने ध्यान रखना। तो दोस्तों हमने सारी इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है कि भाई लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों मैं आपको ये समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको वीडियो कहीं से समझ में ना आए तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बात बचेगी या कोई भी ऐसी चीज़, मैंने जानबूझ के इनको यहाँ पर ऐसे लिख रखा कि कोई भी छोटा सा भी पॉइंट ना बच जाए, दिमाग से स्लिप ना हो जाए, जो मैं बताना भूल जाऊं। तो मैंने मैक्सिमम सारे पॉइंट बताने की कोशिश करी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।